क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फिर से रिप्लेस करना है, जैसे एक वर्ड है सक्सेस को रिप्लेस करना है गिवन ऑप्शंस में से, और बहुत सारा फ्रेजल वर्ब पूछा है क्योंकि गिवन ऑप्शंस में भी सारे फ्रेजल वर्ब है। बोल रहा है कि द प्लान डिड नॉट सक्सीड, यानी कि प्लान जो था वो सक्सीड नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो सक्सीड का क्या मतलब होता है? तो देखो कम ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कम ऑफ का मतलब होता है कोई प्लान या कोई इवेंट को पाए तकमील पर पहुंचा देना, यानी कि सक्सेस कर देना, सफल करवा देना। कम अलोंग का मतलब होता है सफलता की ओर बढ़ना। ठीक है। कम ऑन मतलब तो जानते हो, किसी को इनकरेज करने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए बोलते कम ऑन डू इट। कम इन का मतलब होता है अंदर आना, एंटर होना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, कम ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज बोल रहा है, यहां पर एक सेंटेंस है, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। तो इसको वॉइस चेंज करना है, तो किस वॉइस में पहले ये देखो। तो देखो रिफ्यूज्ड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, द गार्ड सब्जेक्ट है यहां पर। ये तो एक्टिव वॉइस ही दिख रहा है, तो एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने का नियम क्या क्या बताया? कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म पता चल गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट इधर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो V2 वाला पार्ट है ना, इसके लिए हम लगाएंगे या तो वाज या फिर वेयर, उसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट से कौन शुरू हो रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब हिम, तो हिम जब भी ये इसमें चला जाएगा, पैसिव इसमें चला जाएगा ना, तो वो सब्जेक्टिव केस का यानी कि ही बन जाएगा। तो ही से शुरुआत कौन हुआ है? ये दो ऑप्शन हुआ है, तो बाकी को पढ़ो ही मत, हटाओ ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नहीं होगा। उसके बाद में देखो यहाँ तो नोट लगा है, अब तो पढ़ो ही मत कुछ भी हो, क्योंकि नोट तो हो ही नहीं सकता है। अफर्मेटिव में था सेंटेंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, तो एक बार मिटा लेता हूं इसको, गंदा लग रहा है। देखो द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, शुरू में आ गया। उसके बाद में V2 जो है, इसीलिए वाज या वेयर, तो ही के साथ तो वाज ही फिट है, वाज। उसके बाद रिफ्यूज्ड का रिफ्यूज्ड V3, दरअसल ये स्पेलिंग सेम है लेकिन ये V3 है। तो ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गार्ड, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को कोई वर्ड को रिप्लेस करने बोल रहा है, लिसनड। ही लिसनड व्हेन हिज बॉस स्पोक, वह ध्यान से सुना जब उसका बॉस बात कर रहा था। लिसन को हम लोग गिवन ऑप्शंस में किस में रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाज ऑल ईयर्स, यानी कि कान देना, पूरा अटेंटिवली सुनना, उसको कहते हैं वाज ऑल। ये दरअसल इडियम है, ये भी यहाँ पर बोला ही है, देखो एप्रोप्रिएट इडियम। ये इडियम एक तरह का फ्रेज है, मुहावरा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो कई लोग सी को भी करेक्ट आंसर मान सकते हैं, सी भी कुछ हद तक सही है, गलत नहीं है, बट सी अब थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, और मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से वाज ऑल ईयर सी करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल, एन ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डील्स विथ, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट किससे डील करता है? मैटर्स ऑफ द ब्रेन, डिजीज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ये डॉक्टर्स लोग, एक्सपर्टीज लोग का नाम है, एक्सपर्ट्स लोग का, स्पेशलिस्ट लोग का। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ना कि मैटर्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज को देखता है उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। उसी तरह जो आंख का डॉक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं दरअसल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो स्किन डिजीज का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, जानते हैं आप लोग, ये याद कर लेना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या किस चैप्टर का है इंग्लिश का? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर एक होता है, वहां का क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर होगा, आंख के डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो बहुत सारा चार यहाँ पर, एक दो तीन चार, चार यहाँ ब्लैंक दिया गया है, गिवन ऑप्शंस में हम लोग को फिलअप करना है। एक साथ चार जनरली एक मिलता है। तो बोल रहा है ए मैन डैश लिव डैश सेटिस्फैक्टोरली डैश ही डज एट प्रेजेंट डैश हाफ हिज प्रेजेंट इनकम। एक आदमी अपने इनकम का, अपने वर्तमान इनकम का आधे आय, आधे में भी उतना ही सेटिस्फैक्टरली, संतोषजनक जीवन व्यतीत कर सकता है, जी सकता है,
जितना कि वो प्रेजेंट आई में जीता है या जी रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डज है तो प्रेजेंट का ही बात कर रहा है। इस केस में देखो यहां पर होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो ऑन हाफ हिज प्रेजेंट इनकम, अपने प्रेजेंट इनकम का आधे पर, है ना, ऑन यहां पर होगा। तो इसलिए ऑन तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और बाकी जगह में भी अगर हम लोग सेट करके देखेंगे, यहाँ कैन को, उसके बाद में यहाँ एज को, फिर यहाँ पर एज को एज सेटिस्फैक्टरली एज, उतना ही संतोषजनक तरीके से जितना की, तो मिल भी रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से तो ऑप्शन बी होगा। फिर भी यू हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर कि वो क्या कह रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 21 देखो, he got himself into trouble by interfering in his neighbor's affairs, वो अपने पड़ोसी के मामलों में दखलंदाजी करने के वजह से अपने आप को परेशानी में डाल दिया, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। अब बोल रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, ये वाला पार्ट, इसको रिप्लेस करना है गिवन ऑप्शंस में से। अब कौन सा वर्ड है जो इसको करेक्टली रिप्लेस कर देगा, बदल देगा, और मीनिंग भी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ना, ये सारे इडियम है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रेन्ड, एवरी नर्व, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हर मुमकिन कोशिश करना, इसका ये मतलब होता है स्ट्रेन्ड एवरी नर्व। तो यहाँ मिल रहा है क्या? ही गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, हर मुमकिन कोशिश किया, ट्रबल जाने के लिए किया, तो ये तो करेक्ट आंसर होगा नहीं। टुक टू हार्ट का मतलब होता है दिल से ले लेना, जैसे किसी चीज को इमोशनली या सीरियसली मान लेना, ले लेना। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है दुखी हो जाना, डिजेक्टेड, टू बिकम सैड हो जाना। बर्न्ट हिज फिंगर्स का मतलब होता है अपना हाथ जलाने, अंगुलियां जलाने, अंगुलियां जला लेना, अपना हाथ जला लेना। तो दरअसल करेक्ट आंसर इसका अब क्या होगा? तो अगर आप सारे मतलब को पढ़ोगे तो पता चलेगा यही इसका करेक्ट आंसर ज्यादा फिट हो रहा है, कि वो दूसरे के मामले में खुद का हाथ को जला लिया, यानी कि बेकार में दूसरे का झमेला में इंटरफेयर किया और अपने को परेशानी में डाल दिया। तो बर्न्ट हिज फिंगर्स, ये उसके लिए यूज किया जाता है, ये एक इडियम है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, खाली स्थान के जगह में क्या आएगा? यहाँ पर देखेंगे तो सारा एक ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स है, वो भी द ऑनलाइन स्टोर that we dash cancel the order we placed if we wish। तो देखो इन्फॉर्म्ड पास्ट को दिखा रहा है, प्लेस्ड पास्ट को दिखा रहा है, इसका ये मतलब तय हुआ पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। और गिवन ऑप्शन में पास्ट में सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है बी, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर से रिप्लेस करना, स्टॉप्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? स्टॉप मतलब रुक जाना, छोड़ देना। तो ये भी फ्रेजल, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब पूछ दिया था इस बार एग्जाम में। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, रुक जाना, अबंडन। तो आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना पड़ेगा। तो गिवन ऑप्शन में सारे थर्ड फॉर्म है। गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग? किस तरह का सेंटेंस है? फिर से वही कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड वाला। द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे, यहां तक है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक एक क्लॉज है, यहां से लेकर यहां तक एक दूसरा क्लॉज है, और एंड से ये जुड़ रहा है। तो मैंने तभी बताया था ना आप लोगों को, एंड हुआ, बट हुआ, सो हुआ, देयरफॉर हुआ, येट हुआ, फॉर हुआ, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इनसे जनरली जब भी सेंटेंस जुड़ता है ना, वो सेंटेंस कंपाउंड में जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है ये। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्लोरी, ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म पूछ रहा है। ग्लोरी वैभव, है ना, जिसका मतलब होता है काबिल तारीफ जिसको बोलते हैं, तो ये होता है ग्लोरियस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्लोरियस, यानी कि वैभवपूर्ण जिसको बोलेंगे हम लोग, यशस्वी, हिंदी में यशस्वी कहेंगे। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पूछ दिया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द कार ब्रोक डाउन एंड वी डैश गेट अ टैक्सी। कार ब्रोक डाउन हो गया यानी खराब हो गई, और हम लोगों को टैक्सी से क्या आना पड़ा, टैक्सी लेना पड़ा, गेट अ टैक्सी, तो लेना पड़ा, पास्ट टेंस। देखो यहाँ पर ब्रोक ब्रेक का ही पास्ट टेंस है, तो गिवन ऑप्शन में पास्ट को देखोगे तो ऑप्शन बी दिख रहा है। यहाँ पे टेंस पर आधारित कुछ हेल्पिंग वर्ब से कुछ वर्ब से आधारित क्वेश्चन है, हेड टू करेक्ट आंसर होगा। रिप्लेस करना है क्वारल्ड वर्ड को, क्वारल मतलब झगड़ा करना, फ्रेजल वर्ब से रिप्लेस करना है। ही हैज क्वारल्ड विथ हर, वह उससे झगड़ा किया है।
तो गिवन ऑप्शंस में झगड़ा करने का मतलब कौन सा वर्ड झगड़ा करने के लिए होता है? तो देखो फॉल इन का मतलब होता है पंक्ति में लगना, जैसे फौजी पुलिसदारी में ड्रिल करने के दौरान होता है फॉल इन करता है, एक कतार में लगना, या फिर जो प्री लाइन में स्कूल में किया जाता है ना बच्चों को फॉल इन करना, कतार में लगाना जनगणना करने के टाइम में। फॉल आउट का मतलब होता है दरअसल संबंध विच्छेद कर देना, झगड़ा करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा इसका। फिर से खाली जगह को भरना है। द डैश हाफ ऑफ द प्ले वाज अनइंटरेस्टिंग। लेटर 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 सभी का तो एक ही जैसा है, लेकिन दरअसल यहाँ सारे वर्ड का मीनिंग अलग है। लेटर का मतलब होता है बाद में, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे बाद में, जैसे आई विल सी यू लेटर, आई विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये लेटर समय को बताने वाला, बाद में मिलने का बात हो रहा है, अभी नहीं। और ये जो लेटर है ना जिसमें डबल टी आया है, अगर ध्यान दो, इस लेटर का मतलब होता है हिंदी में हम लोग कहेंगे बाद वाला। यानी कि जब आपके पास दो ऑप्शन होंगे तो उसमें बाद वाले के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर एक सेंटेंस लिखूंगा, रहीम एंड सीता, सीता ने राम लिखते हैं, रहीम एंड राम आर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, या एंड दी लेटर इज सीताज हस्बैंड। मान लो ये एक सेंटेंस है, रहीम और राम दोस्त हैं, और जो बाद वाला है वो सीता का हस्बैंड भी है। बाद वाला कहने का मतलब कौन, बोलो तो राम का बात किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका मतलब होता है। चलो हम मिटाते हैं, बड़ा गंदा दिख रहा है। और ऑप्शन सी में जो है लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, यानी कि जो रिसेंटली अभी का, जो डिग्री के हिसाब से सुपरलेटिव डिग्री का है। और लेट मतलब देरी से होता है, जैसे यू आर लेट टुडे, तुम आज देर से हो, देरी हो गया तुम्हें। या व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, अभी का न्यूज क्या है, हम लोग लेटेस्ट के लिए यूज करेंगे। अब बताओ कि गिवन ऑप्शंस में क्या करेक्ट बैठ सकता है। देखो द हाफ ऑफ द प्ले, प्ले का दो हाफ होता है, एक होता है फर्स्ट हाफ, एक होता है सेकेंड हाफ। तो बोला हाफ ऑफ द प्ले वाज अनइंटरेस्टेड, तो कौन सा हाफ का बात किया जा रहा है, यहाँ बाद वाला हाफ का, इसीलिए यहाँ पर लेटर ज्यादा फिट बैठेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो ऑपोजिट होता है, यानी कि हाफ तो दो होता है मैंने बोला है ना, हाफ दो होता है मैंने बोला, एक और दूसरा, ठीक है। तो लेटर हम लोग कहेंगे बाद वाले को, तो पहला वाला लेटर हाफ को क्या कहेंगे, तो इसको दरअसल कहा जाएगा फॉर्मर। याद रहे, यू कह दो कि लेटर का ऑपोजिट वर्ड फॉर्मर होता है, यानी पहला वाला। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक वॉइस चेंज है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑल हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और एट उसके साथ प्रेपोजिशन के तौर पे आया है, जो कि हम लोग कहेंगे फ्रेजल वर्ब कहेंगे इसको भी। तो देखो हिम से शुरू होगा सेंटेंस, ये बात तो तय है, लेकिन हिम जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हिम ना रह के ही हो जाएगा। तो ही से शुरू यहां पर है और यहां पर है, यहां पर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी में तो होगा ही नहीं। अब आते हैं लाफ्ट, क्योंकि इसको ये एक्टिव वॉइस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब एक्टिव वॉइस है। तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो V2 चेंज होगा हमारा। पैसिव वॉइस में जब होता है तो वाज या फिर वेयर, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये स्ट्रक्चर होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म का। तो देखो यहाँ पर तो वाज यहाँ पर है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, लेकिन क्या बार बार आ रहा है, और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज हुआ है, तो इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। इतना बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, लाइफ इज एज टेडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। ये रहा सवाल, ये सबसे बढ़िया सवाल है अभी का। ये सबका बस का बात नहीं है इसको करने का। जनरली जो इंग्लिश ऑनर्स किया होगा वो किया होगा इसको, इंग्लिश में जो प्यार करता है। दरअसल फिगर ऑफ स्पीच वह चैप्टर होता है जब आप लोग एडवांस पोर्शन ऑफ ग्रामर, यू कह सकते हो, जैसे किसी का ग्रामर अच्छा है,
वो ग्रामर में ठीक हो गया। यानी ग्रामर क्या चीज सिखाता है? शुद्धता, करेक्टनेस ले आता है ना, हमारे लैंग्वेज में करेक्टनेस लाता है, शुद्धता लाता है, सही क्या है गलत क्या है इसका पहचान करवाता है ग्रामर। अब जिसका ग्रामर ठीक हो गया वो आगे और क्या करेगा? तो अपने लैंग्वेज को वो दरअसल सजाएगा, डेकोरेट करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे, है ना, सजाएगा, ब्यूटीफाई करेगा, या यू कहेंगे, अपने अपने लैंग्वेज को वो ब्यूटीफाई करेगा और ज्यादा खूबसूरत बनाएगा, उसको हम लोग कहेंगे। तो ग्रामर करवाता है करेक्टनेस, तो सेंटेंस में ब्यूटीफाई कौन करवाता है, यानी कि सेंटेंस में डेकोरेशन कौन करवाता है? तो वो करवाता है रेटोरिक एंड प्रोसोडी नाम का दो टॉपिक, जिसमें से रेटोरिकल जो बात है वो है फिगर ऑफ स्पीच को ही कहते हैं। ये इस लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग कहोगे कि पीएचडी नहीं करना है, लेकिन देखो अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। एकमात्र एक क्लास 10 पास किया हुआ जॉब मिलेगा हमको क्लर्क का एग्जाम के लिए, उसमें इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंपटीशन लेवल किस हद तक हो गया है, चलो बाय द वे समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटाफर, एलिटरेशन। सभी ऑप्शंस में दो दो फिगर ऑफ स्पीच का मेंशन किया गया है। तो पहले हम लोग जानते हैं मेटाफर, अलिटरेशन क्या कहते हैं। पहले अलिटरेशन को ही समझो, ये इजी है समझना। अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच वहां कहेंगे अलंकार, एग्जैक्टली हिंदी में अभी याद आया मुझे, जिसको हम लोग अलंकार कहते हैं ना, वही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच या रेटोरिक। तो अलिटरेशन उसको कहते हैं, ऐसे सेंटेंस में अलिटरेशन होता है जब कोई मिलता जुलता वर्ड में कोई कॉन्सोनेंट साउंड वाला लेटर बार बार यूज हो रहा हो, जो एक रिदम लाने के लिए, एक लय लाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर यहाँ पर जैसे देखोगे, यहाँ पर देखो टीडीएस टी आया, उसके बाद देखो ट्वाइस टोल्ड टेल, यहाँ पर तो एकदम बार एक साथ ही आ गया, ट्वाइस टोल्ड टेल, टी 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 आ गया। तो ये सेंटेंस में एलिट्रेशन है, ये बात तो तय है। एलिट्रेशन यहाँ पर भी है, एलिट्रेशन यहाँ पर भी है। एक सेकंड में इसको फिक्स कर लेता हूं। तो ऑप्शन बी और सी नहीं होगा, ये बात तो हमें पता चला, क्योंकि अलिटरेशन है यहाँ, अलिटरेशन ये इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। अब हमें पता करना है मेटाफर और पर्सनिफिकेशन में। अच्छा अलिटरेशन यहाँ पे भी, आई एम सॉरी, अलिटरेशन यहाँ पर भी है, यानी कि ऑप्शन बी भर नहीं होगा, सी तो हो ही सकता है। ठीक, अब जानते हैं हम लोग मेटाफर। मेटाफर को जानेंगे, सिमिली को जानेंगे और पर्सनिफिकेशन को जानेंगे। पहले पर्सनिफिकेशन को ही बताता हूँ। पर्सनिफिकेशन किसे कहते हैं, देखो वर्ड से समझ पाओगे। पर्सन यहाँ पर है, पर्सन माने व्यक्ति, उसी को वर्ब बना के नाउन फॉर्म कर दिया गया। पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तित्वकरण करना जिसको हम लोग कहेंगे। यानी कि जब किसी अनइनिमेटेड ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई अचल वस्तु को, ऑब्जेक्ट को जिसमें जान नहीं है, निर्जीव पदार्थ को, जब हम लोग सेंटेंस में ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं उस वर्ड को जो जान वाला हो, एनिमेशन वाला हो, यानी जो सजीव हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस साधारण सा सेंटेंस, यहाँ पर भी लेकिन अलंकार है। सन, पूरब में उग रहा है सूरज। सूरज क्या उगता और उठता और बैठता है क्या? सूरज क्या सोता है? कभी नहीं होता है। लेकिन यह एक अलंकार है, सूरज को यहाँ पर्सनिफिकेशन किया जा रहा है, व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए सूरज के लिए ही इस्तेमाल होता है, मून के लिए शी इस्तेमाल होता है पर्सनिफाई करने के लिए। ठीक है, बाय द वे, तो यहाँ एक पर्सनिफिकेशन इस तरह से व्यवहार होता है। क्या यहाँ कोई पर्सनिफिकेशन है? देख लेते हैं, मीनिंग समझते हैं। लाइफ इज एज टेडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। जिंदगी उतनी ही नीरस है जितनी बार बार सुनी गई है। यानी कि यहाँ पर जिंदगी की नीरसता या बोरियत को एक पुरानी दोहराई गई, बार बार दोहराई गई कहानी से तुलना किया जा रहा है। एज, देखो वर्ड भी आया है एज। तो जब भी इस तरह का तुलना होता है ना, और वो तुलना करने के दौरान देखोगे कहीं पर एज आ गया, या तो एज आ गया या फिर लाइक आ गया, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमिली, याद रहे। अब तो हमारा करेक्ट आंसर मिल ही गया। अलिटरेशन तो तभी था, ट्वाइस टोल्ड टेल और टीडीएस टीटी, अब सिमिली भी आ गया, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिमिली किसे कहते हैं? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को तुलना करना और उसमें कुछ समानताएं बताना, उसको सिमिली कहते हैं। मेटाफर का मतलब भी दरअसल इसी तरह होता है, लेकिन मेटाफर में एज और लाइक वर्ड जैसे नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं यू आर लाइक माई सिस्टर, आप मेरे बहन जैसा है, मेरी बहन आप नहीं हो लेकिन मेरे बहन जैसा है, तो मैं यहाँ पर दरअसल सिमिली का व्यवहार किया, मेरी बहन का तुलना आपसे किया और मैं मेरी बहन का झलक आप में पाया, यानी कि कुछ समानताएं पाया, इसलिए आप मेरी बहन जैसा लग रहे हो, तो यहाँ पर सिमिली है। लेकिन
कभी कभी तुलना में डायरेक्ट हम लोग कह देते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे यू आर माई सिस्टर, आप मेरी बहन नहीं है फिर भी मैं मान रहा हूं कि मैं आप मेरी बहन ही है, तो हम लोग इसको मेटाफर कहेंगे। द शिप, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल डेजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान में तो कोई जहाज चलता नहीं, जहाज तो पानी में चलता है, लेकिन कैमल को ही डायरेक्ट जहाज कहा गया। दरअसल जहाज का तुलना कैमल से किया गया है यहाँ पर, लेकिन एज या लाइक बिना लगाए किया गया, तो वहां पर मेटाफर है कहेंगे। बाय द वे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी और दिन में और डिटेल बता दूंगा ये रेटोरिक प्रोसेडिक क्या, प्रोसेडिक नहीं, रेटोरिकल बात है, फिगर ऑफ स्पीच। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिमिली और एलिट्रेशन। ठीक है, तो खत्म हो गया दी एंड। ये रहा हमारा पार्ट 1 क्लर्कशिप एग्जामिनेशन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 का भी लाऊंगा इसी तरह से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।